हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है भारत और आज मेरे पास है रॉयल एनफील्ड की गुरिल्ला 450 और ये न्यूली लॉन्च बाइक है। मतलब हो गया है 2-3 महीने हो गए हैं और मार्केट में आ गई है, काफ़ी लोग चला भी रहे हैं। ये बाइक अपने करण भाई की है जो अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैं उनसे काफ़ी दिनों से बोल रहा था, मैंने कहा भाई एक बार मुझे बाइक दिखाओ, मेरे को अच्छे से चलानी है और फिर अपनी ऑडियंस के लिए कुछ बनाना है कि कैसी बाइक है, क्या चीज़ है। तो उसी चीज़ की बात करते हैं कि क्या क्या है। स्पेसिफ़िकेशन तो आप लोग वेबसाइट इंटरनेट पे हर जगह पढ़ ही लेते हो, लेकिन रियल फ़ील क्या आती है बाइक की, वो बाइक को सामने देख के, उस पर बैठ के, उसको चला के तभी पता चलता है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है, अगर आप इस पूरी बाइक को देखते हो तो ये कॉम्पैक्ट सी बाइक है। मतलब ऐसा कोई बहुत भारी भरकम मोटरसाइकिल नहीं है। 450 सीसी की, इट्स जस्ट लाइक ए कॉम्पैक्ट बाइक। और मतलब स्ट्रीट पर्पज़ से, सिटी पर्पज़ से काफ़ी सही बाइक मेरे को लग रही है कि इसमें मतलब दूर से देख के अच्छा लगता है कि हाँ भाई इस बाइक में दम हो सकता है। क्योंकि जब आप इसके स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं 40 HP की पावर, दैट्स टू मच। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों की बात करते हैं। और मैंने वैसे ये बाइक ज़्यादा चलाई नहीं है, तो जो मेरा अभी ये रिव्यू है इसको आप इनिशियली मान के चलो, क्योंकि बाइक ओवरऑल नई ही है, ज़्यादा चली भी नहीं है। जैसे मैंने हाइनेस की जो वीडियो बनाई थी वो मैंने उसको अच्छा खासा चला लिया था, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे उसकी पता चल गई थी, कमियां पता चल गई थी, उसके एडवांटेज पता चल गए थे। तो इसकी ये वीडियो है, इसको इतना डिटेल मत समझना, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जितना मुझे पता चला है मैं उतना बता सकूँ। तो सबसे पहले इस स्पेसिफ़िक पीस की बात करते हैं। ये टॉप मॉडल है ना करण? हाँ, ये टॉप मॉडल है जो करण ने लिया था। उस इसमें आया क्या क्या था और हमने लगवाया क्या क्या है। तो जैसे कि ये हैंडल एंड बार मिरर देख रहे हो, ये हमने लगवाए हैं। ये विंडशील्ड लगवाई है और जो आपका ये ग्रिल है ये भी लगवाई है और रेडिएटर का कवर लगवाया है। नीचे सम गार्ड जो है ये भी लगवाया हुआ है और लेग गार्ड जो है ये भी नहीं आया था ना, ये भी हमने लगवाया है। तो ये चीज़ें हमने इसमें लगवाई हैं, ये नहीं आती बाइक के साथ। तो अब जब बाइक मिलती है तो सबसे पहले इंसान क्या करता है, उस पर बैठ के देखता है। तो हम भी यही करेंगे और देखेंगे कैसी फ़ील आती है। तो अभी आपके पर्पज़ के लिए मैं बता दूं, मेरी हाइट है 6 फुट 4 इंच के आसपास और मेरी टांगें थोड़ी सी लंबी हैं। बाइक अभी सेंटर स्टैंड पे है और मेरे दोनों पैर जो हैं फ्लैट फुट आ रहा है, नी भी बैंड है। जैसे पैर ये रखा हुआ है सेम ऐसे ही पैर इधर वाला भी रखा हुआ है मेरा। ठीक है, तो इसकी मतलब शॉर्ट हाइट पीपल्स के लिए भी ये कोई ऐसी मतलब लोगों के लिए कोई ऐसी दिक्कत करने वाली बाइक नहीं है। जैसे लोग सोचते हैं कि बड़े ज़्यादा सीसी की बाइक है, छोटी हाइट के लोग या जिनके शरीर में ताकत कम है वो उसको हैंडल कैसे करेंगे। तो ये बाइक बड़े आराम से हैंडल हो जाती है। करण ने भी जब बाइक ली थी तो उसने हिमालयन की भी टेस्ट राइड ली थी, इसकी भी ली थी और बाइक्स की भी ली थी। तो ये बाइक उसको सबसे ज़्यादा सही लगी हैंडलिंग में और क्या बोलते हैं संभालने में। तो ना बाइक को दो तरीके से संभाला जाता है। एक तो आप जब उसे चला रहे हो तो तब तो बाइक संभालने में मोस्टली रोल बाइक का होता है, लेकिन जब चला नहीं रहे हो तब आप उसको खड़ी करनी हो, हल्का सा सरका के थोड़ा सा लुढ़का के लेके जानी हो, तो उस केस में ये बाइक कोई ऐसा ज़्यादा हैवी फील नहीं होती है। ठीक है, अब ये आपकी इसमें नॉर्मल पोजीशन है, लेकिन जब आप राइड करते हो तब आपकी पोजीशन ये हो जाती है। ठीक है, तो अब ये वाली जो पोजीशन है, आपकी जो हील्स हैं वो आपके हिप्स के बिल्कुल नीचे आती हैं और आप जब इस पर बैठते हो तो ये आपका सिटिंग पोस्चर है। आपकी कमर स्ट्रेट रहती है, मतलब पूरा टाइम तो कोई भी स्ट्रेट नहीं रखता, लोग ऐसे झुक के ही बैठते हैं, पर ये इसकी पोजीशन है। हाथ थोड़ा सा आगे की तरफ रहते हैं आपके इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे जोर पड़ता है, ये पोजीशन आपकी है इसमें। ठीक है, और जो एग्रेसिव है, मतलब आपकी पोजीशन जो है वो थोड़ी सी एग्रेसिव है क्योंकि आप ये पोजीशन में रहते हो। जैसे अगर आप क्लासिक बाइक्स चलाते हो तो उनमें आप पैर आगे रखते हो, कुछ इस तरीके से पैर आते हैं उनमें और ऐसे बैठते हो। तो दिस इज़ कामर पोजीशन एंड दिस इज़ बिट एग्रेसिव पोजीशन। जब आप स्पोर्ट्स बाइक या कैफे रेसर चलाते हो तो उनके हैंडल बार नीचे हो जाते हैं, तो उनमें आप इस तरीके से बैठते हो तो वो और एग्रेसिव पोजीशन हो जाती है। तो ये उन दोनों के बीच में कहीं आती है। ठीक है, अगर मतलब जो स्ट्रीट बाइक हैं वो इसी तरीके की होती हैं। ये बताने का पर्पज़ मेरा ये था कि लोग फ़र्क नहीं समझते कि क्या मतलब स्ट्रीट बाइक बोलने का क्या मतलब है, क्रूज़र बाइक बोलने का क्या मतलब है। तो मैं अगर आपको डेमोन्स्ट्रेट करूं चारों इस पे सिंपल सी सुपर स्पोर्ट्स बाइक, यू आर सिटिंग लाइक दिस, और नीचे भी आप जा सकते हो, उनमें कुछ इस तरीके की पोजीशन रहती है। ये स्ट्रीट बाइक है, यहाँ पे आपकी पोजीशन ये है। अगर आप कम्यूटर बाइक्स में जाते हो तो उनमें पैर आपके आगे आ जाएंगे, ऐसे पैर आ जाएंगे, ये पोजीशन रहती है। और जो क्रूज़र्स होती हैं जैसे सुपर मिटियोर वगैरह या एवेंजर, उनमें आपके पैर और आगे चले जाएंगे, आप ऐसे पैर
ऐसे पैर करके ऐसे बैठे रहते हो उनमें, या ऐसे बैठे रहते हो, हैंडल ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो वो पोजीशन होती है। तो ये यहाँ पे आती है। तो सबसे पहले आप पोजीशन अगर आप समझ गए हो तो आप सोच सकते हैं कि आपके लिए ये सही है या नहीं है। मतलब ये कोई ऐसी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कामर साइड भी नहीं, मतलब रिलैक्स पोजीशन भी नहीं है, तो बीच में ये कहीं आती है। इस पोजीशन में होता क्या है, आपका जो वेट है वो हैंडल बार्स पे रहता है और आपके जो हिप्स हैं वो मतलब ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा स्ट्रेस्ड रहता है थोड़ा सा। तो आप बाइक को ऐसे थोड़ा सा मूव करा सकते हैं, अपने लेग्स को हल्का सा हिला के, हिप्स को हल्का सा हिला के बाइक को मैन्यूवर करा सकते हैं। सो दैट्स द थिंग। अब ये तो हुई बाइक पे बैठने वाली फील, ठीक है। सीट इसकी कंफर्टेबल है, मतलब स्ट्रीट बाइक के हिसाब से, दैट्स गुड। बेटर तो हर चीज़ हो सकती है, परफेक्ट कुछ नहीं होता, तो इट्स गुड इनफ। पिलियन सीट जो है मैं उसका भी आपको एक एक्सपीरियंस दे देता हूँ। ये पिलियन फुट बैग है, जैसे स्पोर्ट या रेसिंग बाइक में होते हैं, थोड़े से ऊपर हैं। अगर आपकी यही कोई क्रूज़र बाइक होती है तो ये ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आते हैं, तो इसमें ऊपर आएंगे। नहीं उतरेगी नहीं, आगे जा रही थी वैसे। हाँ, सो दिस इज़ द पिलियन पोजीशन। और कोई नहीं, मैं मुझे एक्सपेक्टेड था वो चीज़। नहीं स्टैंड नहीं निकलेगा, नहीं वो आगे की तरफ उतरता है, ठीक है। तो दिस इज़ द पिलियन पोजीशन। और मतलब अगर आपका बैकग्राउंड मेरे जैसा बड़ा है तो वो पीछे की तरफ निकल जाएगा और ग्रैब रेल पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल सीट के साथ लगी हुई हैं, ठीक है ना। मतलब काफ़ी अनकंफर्टेबल सी है, पर ठीक है, इट्स ओके, इतनी बुरी भी नहीं कह सकता मैं इनको। तो अगर आगे कोई बंदा बैठा हुआ है तो करण एक बार यहाँ से ये वाला व्यू दिखाओ। तो मेरे जो लेग्स हैं वो ऐसे आते हैं। अगर कोई बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है तो आई थिंक कि इतना कंफर्टेबल नहीं होगा। मतलब ये पर्सन टू पर्सन भी होता है, साइज़ भाई छोटी हाइट के लोग हैं या मतलब जिनका बॉडी साइज़ कम है तो वो इस पे ईज़िली मैनेज हो जाएंगे, पर मुझे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लग रही है पिलियन सीट जो है। और क्योंकि थोड़ी हाई पिकअप बाइक है, पीछे बैक सपोर्ट पे कुछ नहीं है आपके, तो जैसे ही बाइक स्टार्ट होती है, पुल करती है, तो पिलियन थोड़ा सा पीछे की तरफ जाता है। बट ओवरऑल इट्स ओके। अगर मैं इसको पिलियन सीट को 10 में से रेटिंग दूँ तो आई थिंक इट्स 6 अराउंड, तो ठीक है। बाकी सीट की क्वालिटी अच्छी है, कुशनिंग ठीक है, और ऊपर अभी इस पर कुछ लगवाया नहीं है कवर वगैरह, ये स्टॉक है जैसा भी आता है, मतलब वही चीज़ है। इस पर टेक्सचर अच्छा है, स्लिप नहीं होता है, ठीक है। तो अब बाइक के बाद सबसे मेन चीज़ जो बाइक की होती है वो होती है उसका इंजन। तो अब बात इंजन पे आती है। ये 450 सीसी का इंजन है जो कि रॉयल एनफील्ड ने सबसे पहले हिमालयन में लॉन्च किया और उसके बाद गुरिल्ला में आया। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। वही 40 HP के अराउंड पावर प्रोड्यूस करता है, 40 न्यूटन मीटर का इसमें टॉर्क है ऑलमोस्ट। और ये हाई रेव इंजन है कंपेयर टू जो रॉयल एनफील्ड के पुराने इंजन थे जो क्लासिक मिटियोर में आए थे। उनमें आपका क्या बोलते हैं, लॉन्ग स्ट्रोक इंजन होते थे, वो हाई टॉर्क इंजन होते थे, लेकिन ये हाई रेव है। उनके आरपीएम इतने ज़्यादा नहीं होते थे, इसके आरपीएम ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है, ये इंजन जो आपका एयर कूल्ड नहीं है, मतलब इसके लिए रेडिएटर चाहिए होता है। यहाँ पे आप वो नहीं देख सकते, इसमें हीट सिंक्स नहीं बनी हुई हैं, प्रॉपर रेडिएटर दिया गया है जिससे ये इंजन ठंडा होता है। तो अगर इंजन को मतलब इंजन की क्वालिटी की हम बात करें कि इंजन चलाने में कैसा, बाइक चलाने में कैसी है, तो बाइक काफ़ी आपकी मतलब पावरफुल फील होती है। इट हैज़ पावर। जब आप रैव करते हैं तो वो चीज़ आपको दिखती है कि इंजन वो पावर डिलीवर करता है। लेकिन मैं इसको बोलूँगा, मतलब ये मेरा पर्सनल है, जितनी मैंने इसको चलाई है, कि इंजन अभी उतना रिफाइंड इंजन नहीं है जितना मतलब आपको इस सेगमेंट में दूसरी मोटरसाइकिल्स में मिल जाता है। हाई रेव इंजन और सेगमेंट में मिल जाता है, ये उतना रिफाइंड इंजन नहीं है। उस कंपेयर में इंजन की रिफाइनेंस कम है, लेकिन हाँ इसमें पावर जो है वो ये डिलीवर करता है, जिस काम के लिए इसकी पावर है वो ये डिलीवर करता है। और क्योंकि बाइक कॉम्पैक्ट है तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा खास स्पेस नहीं मिलेगा। मेन रेडिएटर है जो इसको कूलिंग देता है, और हीटिंग का अभी तक तो कोई ऐसा इशू मुझे नहीं लगा। हाँ, हल्की फुल्की हीट आपको पैरों के पास फील होती ही होती है। जो रॉयल एनफील्ड है उसने इस इंजन को कंट्रोल करने के लिए इस बार अपनी जो बाइक है उसमें दिया है
जो थ्रोटल आपका होता है राइड बाय वायर, मतलब राइड बाय वायर क्या होता है, जैसे जो आपकी पुरानी आप मोटरसाइकिल्स देखोगे, मतलब पुराना नहीं बोलूँगा, नई मोटरसाइकिल्स में भी आता है, जब आप एस्केलेटर घुमाते हो तो एक वायर होता है जो रोल होता है और यहाँ से एक पुली को पुल करके फ्यूल के लिए ओपनिंग को ऑन करता है। तो आप जितना उसको घुमाते हो ओपनिंग उतनी ज़्यादा ओपन होती है और उतना ज़्यादा फ्यूल जो है वो जाता है। लेकिन राइड बाय वायर में सेंसर होता है, ये मतलब मैकेनिकल पार्ट जो है वो हट जाता है और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जो है वो एंटर करता है। तो यहाँ पे सेंसर होता है, जब आप इसको घुमाते हो तो वो सेंसर काउंट करता है कि आपने कितना इसको रोल किया है और उस हिसाब से जो फ्यूल है वो इंजन की तरफ भेजा जाता है उसको चलाने के लिए। तो राइड बाय वायर थोड़ी सी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती है और थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है कंपेयर टू अगर हम रखें जो पुराना मैकेनिकल वाला डिज़ाइन है आपकी उसकी। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। और शायद जो इसका बेस मॉडल है उसमें राइड बाय वायर नहीं आता है, पर मेरे को आइडिया नहीं है पक्का कि आता है या नहीं आता है, क्योंकि एक दो चीज़ें हैं जो हमने देखी थी लेते हुए। तो अगर हम इसके स्पीडोमीटर मतलब इस पे आते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, इसमें आपको वही वाला मिलता है जो आपको हिमालयन में मिलता है, और जो शायद बेस मॉडल है उसमें आपको वो वाला मिलता है जो मिटियोर और सुपर मिटियोर में आता है। ये उन्होंने फ़र्क बताया था कि ये इसमें फ़र्क आता है प्रो और बेस मॉडल में। तो अगर हम इस वाले उसकी बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्लस्टर है। इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। और क्या बोलते हैं, इसका मोड चेंज होता है, आई थिंक कहाँ से होता है कर वो बाइक ऑफ करनी पड़ेगी। अच्छा, गियर पे भी है शायद, पता नहीं अब करना। यही है ना मोड, मोड चेंज इन आई ट्राई इन नेक्स्ट इनिशियल साइकिल। आई थिंक बाइक खड़ी हुई है इस वजह से कुछ होगा, पर यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और सब डिजिटली स्टोर्ड होती है। तो आप कितना इसको चला रहे हैं, जैसे अभी ये 775 किलोमीटर चली है, फ्यूल इंडिकेशन आपको मिल जाएगा, ABS फ्यूल मीटर आपका हो गया, यहीं पे आपके RPM वगैरह शो होने लगते हैं कि कितने RPM आ रहे हैं, किस तरीके से आप स्पीड आपकी आती है, स्पीड ऊपर भी आ जाती है। इसमें एक दो थीम भी है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब एनालॉग, डिजिटल, और डे लाइट में तो ये वाइट होगा, नाइट में होगा तो ये ब्लैक हो जाता है। बाकी अगर आप इसको रॉयल एनफील्ड की ऐप से कनेक्ट कर लेते हैं तो जो मैप है वो आपको यहीं स्क्रीन पे दिखने लगता है, जैसे आपको फ़ोन अलग से लगाना नहीं पड़ता। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बाइक की आवाज़ सुना देता हूँ कि बाइक की आवाज़ कैसी है और स्टार्ट होने पे कैसी फ़ील होती है। और तो इसको अभी हम न्यूट्रल पे डाल लेते हैं, सॉरी, हाँ न्यूट्रल। एंड मैं माइक को ले जाता हूँ इसके पास, यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए रिकॉर्ड करते हुए, क्योंकि इससे जो हवा आती है वो टकरा के साउंड को ख़राब करती है। तो इतनी दूर से आपको समझ में आ जाएगा आई थिंक। दिस इज़ द आइडियल इंजन साउंड। और अगर मैं थोड़ा सा रेव करता हूँ, तो आपने देखा ना कि ये जो है मतलब हाई रेव जो है वो आपको फील हो रहा है। और एक चीज़ और एक मैं दिखाना चाहता हूँ, जो मैं सेंसर की बात कर रहा था, राइड बाय वायर है। तो अभी हम बाइक ऑफ करते हैं। देखो जो आपकी मैकेनिकल बाइक्स, मतलब जिनमें ये मैकेनिकल होता है उसमें ना थोड़ा सा ये फ्री होता है, मतलब शुरू का आप इसको मूव करोगे तो बाइक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो थ्रोटल नहीं पुल होता। तो इसमें जो सेंसर है उसका इफ़ेक्ट देखना अब आप क्या होता है। बाइक स्टार्ट कर दी है मैंने, और इसको मैं हल्का सा भी हिलाऊंगा तो बाइक के साउंड में चेंज आएगा। देख रहे हैं क्यों? क्योंकि ये सेंसर के थ्रू है। ये इतना सेंसिटिव होता है कि आप अगर हल्का सा भी चेंज करोगे तो इंजन में फ्यूल की जो क्वांटिटी है जो जा रही है वो चेंज हो जाएगी, और इंजन मतलब वही है, इंजन की पावर बढ़ जाती है। तो मतलब बहुत हल्का हल्का मूव करा के भी आप इंजन को फ्यूल ज़्यादा दे सकते हो। तो ये जो राइड बाय वायर है, ये उसका फ़ायदा ये है, मतलब आपका थ्रोटल जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। ठीक है, अब आपने इंजन की बात कर ली, इतना पावरफुल इंजन है और
अच्छी खासी साउंड है बाइक की, एग्जॉस्ट साउंड बड़ी अच्छी है। मतलब इस टाइप के इंजन में यही एग्जॉस्ट साउंड आप एक्सपेक्ट करते हैं। थोड़ी सी अगर आप ड्यूक में जाएँ तो उसमें थोड़ा सा एक बेस बढ़ जाती है, खट 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 वो वाला मिक्स हो जाता है इस तरीके के रैव के साथ। लेकिन इसकी साउंड काफ़ी अच्छी है और मतलब इट्स गुड। कोई ऐसी बहुत बेकार साउंड भी नहीं है कि आप बाइक को एग्जॉस्ट नोट की वजह से बोलो कि भाई इसकी तो आवाज़ ही बेकार है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की बाइक अपने एग्जॉस्ट नोट की वजह से भी जानी जाती हैं। तो अब इट्स गुरिल्ला, रॉयल एनफील्ड ने इतना बड़ा इंजन दे दिया इसमें, एक चीज़ में थोड़ी सी कमी कर दी कि इसका जो टैंक है थोड़ा सा छोटा दे दिया। मतलब 12 लीटर का इसका फ्यूल टैंक आता है और यहाँ से ये थोड़ा साइड में दिया हुआ है, सेंटर की बजाय आप फ्यूल भरवा सकते हैं। तो ये 12 लीटर का टैंक है। और करण कितना एवरेज दे रही है तुम्हारी बाइक अब तक? 27-28 नॉर्मल। 27-28 नॉर्मल, और आज शायद इसने 30 से कुछ 30-31 हाँ 30-31 का एवरेज दिया है। तो अगर आप 30 भी मान के चलते हैं तो 12 इंटू 3 12 36 360 किलोमीटर, मतलब 350 किलोमीटर के आसपास की इसकी रेंज बनती है फुल टैंक में। वहीं अगर मैं अपनी हाइनेस की बात करूं तो उसमें मतलब मैंने अभी तक उसकी टंकी जब फुल कराई थी तो उसमें मेरे सामने मैक्सिमम 17.5 लीटर तेल आया था, और उसकी 18 लीटर की होती है टोटल टंकी। आई थिंक 15 लीटर के आसपास की, 15 से 16 लीटर का मेन टैंक है और 2-2.5 लीटर का उसका रिज़र्व है, और वो एवरेज देती है 35 का। पर अगर मैं 30 के एवरेज पे भी काउंट करूं तो उसकी जो रेंज बनती है वो 540 किलोमीटर बनती है। तो इसकी रेंज थोड़ी कम बनती है, पर इसका पर्पस भी नहीं है। मतलब इट्स नॉट ए क्रूजिंग बाइक। आप इसको ले जा ज़रूर सकते हैं जहाँ मर्जी ले जाना चाहें, क्योंकि ये कैपेबल है कहीं भी जाने में, किसी भी तरीके की ऑफ रोडिंग करने में, और मतलब पहाड़ों में जाने पे, हाईवे पे चलाने में इट्स गुड, इट्स कंफर्टेबल। वो आपके ऊपर होता है आप बाइक को कैसे अडेप्ट करते हैं। जब आपकी फ़र्स्ट बाइक होती है, जैसे करण की फ़र्स्ट बाइक है ये, तो उसने इसको ऐसे अडेप्ट कर लिया है कि वो इसको कहीं भी लेके जाएगा तो उसको दिक्कत नहीं होगी। तो इसकी बस उस रेंज में थोड़ा सा फ़र्क आता है। और अगर हम हैंडल बार की बात करें तो इसके हैंडल बार वाइडर साइड है, ना कि नैरोर साइड। तो काफ़ी अच्छे, और मतलब हैंडलिंग काफ़ी अच्छी फील होती है। और करण तुम्हें कभी वॉबलिंग का इशू आया है इसमें? वॉबलिंग का इसमें कोई ऐसा इशू नहीं आया है कि मतलब चलती हुई बाइक हल्की सी काँप रही हो, ऐसा कुछ नहीं आया है। और काफ़ी मतलब ऐसा नहीं है कि हैंडल बार थोड़े ऊंचे कर दिए हैं नीचे। मेरे को एज ए परफेक्ट पोजीशन लग रही है कि इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए थे। दिस इज़ द परफेक्ट पोजीशन। और इसकी बात कर लेते हैं टायर्स की। तो इसमें जो आपका फ्रंट टायर है वो 120 है, 70 मतलब आपका 120 mm की इसकी विड्थ है, और 17 इंच का टायर है, और इसकी टायर प्रोफाइल है 70। और जो रियर टायर इसका है वो भी सेम है, मतलब 17 इंच है, लेकिन 160 विड्थ है, और टायर प्रोफाइल 60 है। तो 17 इंच के टायर हैं, लेकिन काफ़ी वाइड टायर्स हैं। मतलब फ्रंट टायर भी आपको 120 mm का मिल जाता है। तो व्हील्स इसके काफ़ी सही हैं। एक दिक्कत है जो रियर टायर में मैं बता देता हूँ, क्योंकि स्ट्रीट बाइक है और मोनो सस्पेंशन इसमें दिया है, तो जो स्विंग आर्म है वो टायर से काफ़ी दूर होती है। देख सकते हो आप कितना गैप है। तो यहाँ पे आपको कुछ लगवाना पड़ेगा टायर को कवर करने के लिए, मडगार्ड वगैरह, क्योंकि अगर आप इसको बरसात में चला रहे हो या फिर ऐसे मौसम में चला रहे हो, थोड़ा कीचड़ वीचड़ है, ऐसी जगह चला रहे हो, तो जब ये टायर घूमेगा तो ये जो सारी डस्ट है ना, पीछे तो फेंकेगा, यहाँ पे जब आती है ना साइड में, तो वो आपको मतलब जो राइडर है ना उसको भी गंदा करता है, क्योंकि जो टायर यहाँ से मिट्टी छोड़ेगा वो ऐसे साइड तक लगती है। यहाँ पे आप बैठे होगे, अगर आप इस पे ऐसे बैठे हुए हो तो मिट्टी आके आपको यहाँ ये सब गंदा कर देती है, आपके पैर वैर सब, जो पिलियन है उसको तो गंदा कर ही देगी। तो यहाँ सब आपका कीचड़ वीचड़ लग जाएगा। तो ये थोड़ी सी इसमें दिक्कत है। इसके लिए आप इस पर कुछ लगवा सकते हो, आते हैं काफ़ी तरीके के, क्या बोलते हैं उनको, टायर हगर। ओके, तो वो यहाँ पे आप अगर आप ऐसे अच्छा सा लगवा लो तो उस चीज़ से आपको बच जाओगे। बाकी व्हील्स की बात हुई है तो सस्पेंशन पे भी आ जाते हैं। सस्पेंशन इसके अच्छे हैं, सिटी राइड्स के लिए, हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग के लिए अच्छे सस्पेंशन है। और रियर मोनोशॉक है, फ्रंट पे आपको वही डुअल सस्पेंशन मिल जाते हैं। तो मतलब ऐसे कोई बहुत ज़्यादा बुरे सस्पेंशन नहीं है, इट्स गुड। तो ओवरऑल बाइक जो है कॉम्पैक्ट, पावरफुल और रिस्पॉन्सिव है। आपको
कुछ ऐसा फील नहीं होता, लैक ऑफ पावर आपने फील नहीं होनी है आपको, बाइक जो है आउट ऑफ कंट्रोल फील नहीं होनी है। ABS इसमें है लेकिन इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है। शायद वो रॉयल एनफील्ड को इसमें डालना चाहिए था टॉर्क कंट्रोल, ताकि क्योंकि थोड़ी सी स्पोर्टी बाइक है तो थोड़ा सा लोग रैव करते हैं, लेकिन राइड बाई वायर से उसकी थोड़ी सी शायद कुछ होता है इसमें कि ये ज़रूरत से ज़्यादा फ्यूल नहीं जाने देता, पर आई डोंट नो कि ऐसा श्योर है या नहीं है, लेकिन इसमें टॉर्क कंट्रोल फीचर नहीं है। एक और चीज़ है जो ऐसे मतलब ये पता नहीं डिज़ाइन ऐसा किया गया है क्या, मैंने नोटिस किया है जैसे ना टॉप मॉडल है इसमें फ्रंट व्हील को कलरफुल दिया हुआ है, जबकि जो पिछला पहिया है वो नॉर्मल ही है, मतलब ब्लैक कलर का है, उसको ब्लू नहीं दिया हुआ है। और अब आते हैं ब्रेक्स पे। ब्रेक इसके अच्छे हैं ABS के साथ, मतलब रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में जैसे ब्रेक्स होते हैं उससे अच्छे ब्रेक हैं, मतलब बुलेट वगैरह से, क्योंकि ये इन्होंने शेरपा जो इंजन निकाला है इसकी चेसिस पे, मतलब हिमालयन और जो गुरिल्ला जो इनकी दो नई बाइक डेवलप हुई हैं, इन दोनों में ब्रेकिंग पावर इन्होंने अच्छी दी है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव ब्रेक हैं, और स्किडिंग वगैरह का इशू ऐसा नहीं है, मतलब जितनी मैंने चलाई है उसमें भी ऐसा नहीं लगा कि आप हाई एकदम से ब्रेक मारोगे तो स्किड वगैरह हो जाएगी। तो ओवरऑल बाइक को अगर मैं इसको इसके राइवल्स वगैरह से कंपेयर करता हूँ तो मुझे ट्रायम्फ की स्पीड है जो 400, वो इस सेगमेंट में बेस्ट लगती है ऑलमोस्ट। उसके बाद अगर थोड़ा और एग्रेसिव और पावरफुल स्ट्रीट बाइक चाहिए तो मुझे ड्यूक 390 अच्छी लगती है। उसके बाद मैं शायद इसको रखूं गुरिल्ला को, और एक RS आती है, होंडा RS, वो हालांकि इतना रिस्पॉन्सिव इंजन उसका नहीं है, इतनी पावरफुल नहीं है, 350cc आता है लेकिन वो हाई रेव इंजन नहीं है, वो हाईनेस वाला इंजन है। तो मैं इसको आउट ऑफ 10 अगर देना चाहिए, मतलब खैर मेरी रेटिंग कोई मैटर नहीं करती, लेकिन मेरे हिसाब से ओवरऑल बाइक को मैं आउट ऑफ 10 7 दे सकता हूँ। इट्स वेरी गुड बाइक। और बाकी तो इसकी इंजन में जो वाइब्रेशन वगैरह हैं कुछ ऐसे ख़ास फील नहीं होते हैं। हाई स्पीड पे भी मैंने इसको 1-2 बार चलाया 120 130 के अराउंड, कुछ ऐसा फील नहीं हुआ है कि वाइब्रेशन। वैसे बाइक बहुत नई है तो उसको लेके कुछ कह भी नहीं सकते, आने वाले टाइम में कैसा 2-3 साल बाद बाइक कैसी होती है, जब 10-20 हज़ार किलोमीटर चल लेती है तब कैसे फील होती है वो बात अलग है। टॉप स्पीड इसकी 165 के अराउंड है, 150 तक मैंने इसको चलाया है। और हाँ सॉरी, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे ही आप इसको 120 के ऊपर लेके जाते हैं ये आपको उतनी स्टेबल फील नहीं होती है, बाइक की स्टेबिलिटी थोड़ी सी लूज़ होने लगती है हायर स्पीड। लेकिन वो पॉइंट इसलिए अवॉइड किया जा सकता है क्योंकि आप बाइक 120 की स्पीड पे जनरली चलाते नहीं हो डेली लाइफ में, तो पर क्योंकि इतना बड़ा इंजन है तो कभी ना कभी आप उसको चलाओगे, हाईवेज़ वगैरह पे हो, कभी आपका मन है रेसिंग ट्रैक पे हो, तो वहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी इसकी लूज़ होती है, फ्रंट एंड पे लूज़ होती है, बाइक बहुत लाइट हो जाती है फ्रंट एंड से, और हैंडल का जो रिस्पॉन्स है वो कम हो जाता है। वॉबलिंग इशू नहीं आता लेकिन बाइक आगे से काफ़ी लूज़ फील होती है। तो दैट्स द ओवरऑल थिंग। और बाकी आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन हो यू कैन राइट डाउन इन कमेंट्स, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर दो थोड़ा बहुत। बाकी हम अब करण ने बाइक ले लिया तो राइड्स पे भी जाएंगे, क्यों भाई करण? तो फिर देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और क्या चीज़ें हैं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।